हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सैम्पल पेपर का में दिखाया गया कि दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट ए का दो सेक्शन होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो अभी हम लोग सेक्शन 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 16 क्वेश्चन है, हर एक मार्क का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में दो चॉइस दिया हुआ है, या तो आप ये बनाइए या फिर ये। तो पहले का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ एक्स वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड एलसीएम एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दो नंबर है जो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 180 आ रहा है, और उस दोनों नंबर का एच सी एफ है 3, तो हमको एलसीएम पता करना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। कोई भी अगर दो नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई जो होता है, उसका मल्टीपल होता है उस दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो जैसे क्या कह रहे हैं हम वो यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, एक्स वाई यानी एक्स और वाई दो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो उस दोनों नंबर एक्स वाई का जो एचसीएफ होगा उसको और एलसीएम जो एक्स वाई का होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्स वाई तो पता है 180 दिया हुआ है, एचसीएफ भी एक्स वाई का हमको पता है 3 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमको एलसीएम पता नहीं है जो कि निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा एलसीएम जो हो जाएगा एक्स वाई का वो 180/3 यानी 60 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का में चॉइस दिया हुआ था, या तो आप ये बना सकते हैं या फिर एक और क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये नंबर दिया हुआ है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये जो नंबर दिया हुआ फ्रैक्शन में, इसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक टर्मिनेट होता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब जिसका एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपको नंबर। जैसे कि एक मिनट बताते हैं, जैसे 5/2 है। ठीक है, तो इसका 2.5 आता है। ठीक है ना, इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है। बट अगर आप 10/3 इसको अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो 3.3333 जितना बार डिवाइड देते जाएगा ये चलता जाएगा, ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह के फ्रैक्शन में बोल रहा है कि कितने डिजिट के बाद, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम लोग देखिए, ये बड़ा नंबर है तो इतने को हम डिवाइड देके नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक चीज़ आपको पता होगा, कोई भी नंबर है जैसे सपोज 52 है और अगर नीचे में 10 हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 है और ये एक 0 है, तो हमको पता है राइट साइड से 1 एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, ये इसको डिवाइड देने के बाद आएगा, है ना। अगर इसी तरह से 52/100 रहता तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से यानी 0.52 हो जाएगा। इसी तरह अगर 52/1000 रहता तो 3 0 यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है ना, लेफ्ट साइड से पहला डिजिट 1 होना चाहिए, बाकी सारा 0 है अगर, तो यहाँ पे 3 0 है। ठीक है ना, तो 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे हम, तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो क्या करते हैं एक 0 लगा देंगे। देखिए राइट साइड से 1 2 3 3 डिजिट हुआ ना, यहाँ डेसिमल दे दिए। ठीक है, लेकिन ये हमारा नंबर कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, 14587/2⁻1 × 5⁴। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 के पावर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ 14587 एक 2 पे पावर 1 है, इसका मतलब 2 एक बार है, 5 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 5 4 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से एक 5 अगर निकाल लिए तो 2 × 5 × 5 अब 3 टाइम्स बचा, है ना। यहाँ तो एक 10 आ गया। ठीक है, बाकी ये 5 पे पावर 3 बचा हुआ है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए,
2⁻³ है, और यहाँ अगर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2⁻³, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम जैसे कोई भी a/b फ्रैक्शन है, इसमें सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे a/c और b/c कर दिए तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ कर दिए तो ऊपर कोई एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से हमको मतलब नहीं है, अभी नीचे क्या हो जाएगा 14587 इंटू 2⁻³ हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये 10 तो है ये पहले से, और ये 5⁻³ और 2⁻³ को क्या कर सकते हैं हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 5 इंटू 2⁻3, यानी ये क्या हो जाएगा 10⁻3, और एक 10 पहले से यानी 10⁻4 बन गया। तब देखिए 10⁻4 हो गया, तो हमारा डेसिमल कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, 4 प्लेस के बाद, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए ये 10 है और ये 100 को तो 10⁻2 भी लिख सकते हैं ना, यहाँ 10⁻2 भी लिख सकते हैं, तो 10⁻2 था तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा था, और यहाँ देखिए इसको 10⁻3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 10⁻3 था तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा था, है ना। और उसी तरह से यहाँ 10⁻4 है डिनोमिनेटर में, तो ये 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोज का सम, जीरोज क्या होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो इक्वेशन बनेगा उसका जो सॉल्यूशन होगा उसी को जीरोज कहते हैं, ठीक है ना। तो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा, उसके जीरोज का सम कितना है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे जो k है इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक मिनट देखिए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके जीरोज का सम, ठीक है, इसके जीरोज का सम, चलिए इसका जीरोज मान लिया, इसका 2 सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है, 2 सॉल्यूशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और दोनों सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है, एक सॉल्यूशन अल्फा एक सॉल्यूशन बीटा है, ठीक है। तो इसी को जीरोज भी कहेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/c, ठीक है। यानी x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पे होगा -b/a होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोस का मल्टीपल क्या होता है, ये जीरोस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, c कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। a को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं और b को x का कोफिशिएंट, और ये c कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ यानी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, b क्या है हमारा k है, ठीक है ना। b हमारा -k है, सॉरी -k है, और a क्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ इस पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस, और b क्या है -k, तो यानी -k अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा है दिया हुआ है हमारा 3, जीरोस का सम कितना है 3 है ना। तो 3 दिया हुआ है, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस k/3, तो यहाँ से हमारा ये डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। For what value of k the pair of linear equation 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution। तो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये और ये, ठीक है। पूछ रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इस दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग जनरल केस देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। चलिए सपोज दो लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, a1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू C2, ठीक है। ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें 3 केस हो सकता है, या तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, या नहीं तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या नहीं तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन का मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, अगर A1 अपॉन A2 यानी x का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी हर एक का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन हो जाएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक तीसरा केस है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। वो कौन सा केस है, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन आएगा, केवल यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस केस का बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8 का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन सा है भाई, तो 3 अपॉन 6, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है, तो 3 अपॉन 6। नो सॉल्यूशन वाला केस यहाँ है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए, बट उसका क्या है, कांस्टेंट का जो रेशियो है, कांस्टेंट टर्म का, वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये किसके बराबर होना चाहिए, y का कोफिशिएंट कौन सा है, ये चीज़ देख करके लीजिएगा कि पहले इस सॉल्यूशन से ना, सॉरी इस इक्वेशन से x का कोफिशिएंट लिए हैं पहले ऊपर में न्यूमरेटर में, तो y में भी इसी सॉल्यूशन, इसी इक्वेशन से y का भी कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट k है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ये कांस्टेंट वाला लेने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखिए 3 अपॉन 8 ये तो 1 अपॉन 2 आएगा, है ना, 1 अपॉन 2, और अगर कांस्टेंट का देखिए x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का रेशियो और ये कांस्टेंट का रेशियो ये बराबर है नहीं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो ही रहा है इसमें, तो हमको सिर्फ ये वाला यहाँ ये x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से k को हमको निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सीधा रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/k का रेसिप्रोकल k हो गया, तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, 6/3 हो गया, ठीक है ना। तो 2 कट गया, तो k का वैल्यू क्या आया, 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, मतलब 1 में चॉइस दिया हुआ था, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिया, तो 4 से अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।